अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। आज संडे का दिन है, यकीनन आप लोग जब उठेंगे तो अपनी फैमिली के साथ संडे अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये हफ्ते का एक ऐसा दिन होता है कि जब चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों, प्रॉपर सब अपनी फैमिली के साथ उस दिन को एंजॉय करते हैं और ऐसा होना चाहिए। जो लोग अपनी फैमिली को संडे के दिन भी टाइम नहीं देते और मसरूफ़ रहते हैं या कोशिश करते हैं कि चलो संडे का दिन है और दोस्तों के साथ गुजारें, तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलत करते हैं। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है, आप उनके मिजाज को समझो, आप बच्चों को समझो कि बच्चे क्या चाहते हैं। और क्योंकि एक घर तब बनता है सिर्फ औरत की वजह से नहीं, जब मर्द भी उसी तरह उसको साथ देगा तो घर बहुत खूबसूरत बनेगा। तो बच्चों को भी आस होती है कि एक दिन है तो फैमिली के साथ एंजॉय किया जाए। उसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरोज़गारी और क्राइम। अच्छा, बेरोज़गारी की वजह से कौन कौन सी चीज़, मतलब बेरोज़गारी जब आती है तो कौन कौन सी चीज़ें उसकी वजह बनती है, हम आज उस पर बात करेंगे। ये आपको लग रहा होगा कि एक चीज़ है बेरोज़गारी, पर उसके पीछे एक लंबी लिस्ट है कि जब बेरोज़गारी होती है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे डिटेल में। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आप नंबर आएंगे। आप हमारे गेस्ट से भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराज अहमद वाजिदी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं सैयद शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहजाद, आप ठीक हैं? अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेरोज़गारी है। अच्छा, बेरोज़गारी को हम अगर कभी ऐसे ही बात नॉर्मल होती है तो हम कहते हैं ये 2 साल से बेरोज़गार है, तो बस हमारे जहन में यही होता है ये बेरोज़गार है। हम ये नहीं सोचते ये बेरोज़गार क्यों हुआ है, क्या इसने अपनी लाइफ का जब स्टार्ट किया था या जब इसने अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया या इसकी फैमिली ने उस टाइम इसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने शरारतों पे और एक्टिविटी पे दिया। मतलब आप क्या समझते हैं कि बेरोज़गार एक इंसान होता है तो उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखिए, बेरोजगारी एक दुनिया में कोई नया वर्ड नहीं है। हाँ, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसकी कुछ परसेंटेज होती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा है। उसकी बेसिक वजह तालीम है और दूसरी उसकी बेसिक वजह कि उनके माँ बाप ने उनके साथ कोई ऐसी, जो हम कहते हैं ना, परवरिश कर दी, तो उस निज़ाम में उन्हें तालीम में पीछे छोड़ दिया, तो आज वो बलसरे रोज़गार नहीं रहे। क्योंकि आज हमारे यहाँ अगर आप देखें तो तालीम का स्टैंडर्ड जो है वो इतना हाई हो गया है कि अब ड्राइवर आप देखें करीम और ये जो चला रहे हैं वो भी ग्रेजुएट और मास्टर्स निकल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आंसर बेरोज़गारी का आपके यहाँ महंगाई है। जो लोग 4 नौकरी दे सकते थे आज वो 2 दे रहे हैं। 2 दे रहे हैं। उसके बाद अभी पिछले कोई 3 से 4 सालों में जो बेरोज़गारी हमारे यहाँ बढ़ी है, कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जिसकी वजह से आपकी माशी सूरत हाल दिन ब दिन गिरती गई है। लेकिन उस गिरती हुई सूरत हाल में गरीब तबका दिन ब दिन नीचे गिरा है और अमीर तबका दिन ब दिन ऊपर गिरा है, क्योंकि उसमें कुछ नए बिजनेसेस बन गए जो ऑनलाइन बन गए, तो उसमें लोगों ने बड़ा कमाया है, ऐसी बात नहीं है ये सामने। अच्छा, तीसरा फैक्टर इसका बड़ा आपकी अपनी गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट ने उस बेरोजगारी पे कभी उस तरीके से फोकस किया ही नहीं, ठीक है ना। उसने कहा बस अकोमोडेट कर दो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बेरोजगारी ख़त्म करो, इनके लिए नए वेंचर बनाओ। आज अभी हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा मेरा एक दस्तरखान है। मैंने कहा जितने भी दस्तरखान कराची में चल रहे हैं, हमने ऑप्शन रख दिया कि आपने पूरा दिन कुछ भी करना है, हाँ, खाना आपको इधर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने मजीद बेरोजगार और बना दिया। अच्छा, इसमें खाली एक छोटे मोटे उसकी बात नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉबी काम कर रही है। एक लॉबी काम कर रही है। आप वहाँ चले जाइए अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार पे, हज़रत रहमतुल्लाह के, तो वहाँ आप देखें आपको सुबह से शाम तक वही चेहरे दिखेंगे। उनका क्या है, 3 वक्त खाना मिल रहा है, हाँ, वहीं बैठे हुए हैं, हाँ, वहीं कोई अपना वो सिगरेट पी रहे हैं, कुछ भी जो हाँ, जो कर रहे हैं, जो एक्टिविटी उनकी हो रही है, इसको हम नहीं कह सकते। तो क्या हमने खुद इस कल्चर को प्रोमोट कर दिया है। अब आप हमारे सिग्नल्स पे देखें, ये जो ट्रांसजेंडर्स खड़े हुए होते हैं, क्या ये काम नहीं कर सकते? ये बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद उन्हें बेरोजगार बनाया हुआ है।
तो बेरोजगारी कभी खुद डेवलप नहीं होती, इसे बेरोजगार किया जाता है। आप नौकरियां फराहम नहीं कर रहे, आप लोगों को उस कोटे सिस्टम में नहीं ला रहे, आप लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे, आप लोगों को बेरोजगारी की बड़ी वजह कि आप सिर्फ आपने सिलेक्टेड पाकिस्तान के कुछ शहरों को रोजगार के लिए मुनक़िद कर दिया है। ठीक, आप कराची से निकलिए, कोई इस्लामाबाद तक आप जाइए, मैं कश्मीर तक गया, वादी नीलम तक, नीलम वादी तक मैंने जो देखा, कोई 1400-1500 किलोमीटर बनता है, और 1400-1500 किलोमीटर में जो आबाद एरिया है वो मुश्किल से 400-500 किलोमीटर है, बाकी पूरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक, ये मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। जी जी। तो भाई ये हम रोजगार के ऑप्शन वहां क्यों नहीं दे रहे? हर आदमी के लिए, एक आदमी मान ले भावल नगर में रहता है, ठीक है, मुल्तान के किसी गांव में रहता है, अब उसको वहां नौकरी नहीं मिल रही, तब वो यहाँ आ रहा है, यहाँ आकर के एक आदमी रह रहा है। एक आदमी, एक अनपढ़ जाहिल आदमी कितना कमा लेगा? अपनी मजदूरी करेगा ना, कोई 20,000, कोई 30,000 रुपए कमा लेगा। एक कमरा किराए का उसको यहाँ पे 10 से 12,000 का पड़ रहा है, 3 से 4,000 रुपए वो बिजली का बिल दे रहा है, क्या खाएगा, क्या बचाएगा? अच्छा, एक चीज मैं जरूर बात करूंगी, अगर आप एग्री हो तो जरूर बताइएगा। एक चीज जो मैंने खुद देखी है, आप देखें, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है ना, उसके पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता, वो उसकी एक रूटीन बनी हुई है, वो इस टाइम घर से निकलेगा, यहाँ जाएगा, फिर उसकी मीटिंग्स है, फिर शाम को उसकी मीटिंग्स है, फिर वो अपनी फैमिली को भी बहुत छोटा कम टाइम देगा और वो मसरूफ रहेगा। मतलब वो पूरा साल भर आपको मसरूफ नजर आएगा, एक साल के बाद वो 15 दिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए निकालेगा, शहर से बाहर जाएगा। अच्छा, ये जो अब मैं मिडिल क्लास लोगों की बात करती हूँ, जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जो मैंने खुद देखा, शायद आप लोग भी एग्री करें, इन लोगों की क्या रूटीन होती है? 4 दिन काम किया, और एक काम की रूटीन है कि आपने 4 बजे आना है, 4 काम आपने करने हैं, और उसके बाद आपने बैठ जाना है, गुटखा खाना है। मतलब मैं ये सिंपल कराची वालों के लिए बात कर रही हूँ, माजरत के साथ कर रही हूँ, दिल आप लोगों का ना दुखे, पर ये हकीकत है। आपने गुटखा खाना है, थोड़ा सा इसकी बुराई की, उसकी बात की, उसके ऐप गिने, उसकी बुराइयां की, मतलब लोगों की बुराइयां कर ली, अपना टाइम जाया कर लिया। शायद आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी की एक वजह ये भी नहीं है कि जब आप मुखलिस नहीं होंगे अपने काम से, जब आप स्ट्रगल ज्यादा नहीं करेंगे, आप समझेंगे ये मेरा ड्यूटी टाइम है, इसमें मैंने ये करना है, तो आप तो कैद हो जाएंगे एक जगह। फिर इसी के साथ एक और चीज कि आपने कश्मीर की बात की, तो मैं कश्मीर गई, मैंने वहां ये एक चीज देखी कि कश्मीर में मगरिब होने से पहले सारे काम खत्म हो जाते हैं। वहां के जो मर्द हैं, माजरत बार बार इसलिए कर रही हूँ कि बुरा ना लग जाए, वहां के जो मर्द हैं उनकी एक रूटीन है कि हमने रोज के 500 कमाने हैं, उसने 500 से ऊपर का काम ही नहीं करना, उसने अपनी लाइफ को वहीं जाके स्टॉप कर दिया। अगर एक हम लोग आज गिला करते हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। अमीर अमीर इसलिए हो रहा है कि वो अपनी रोज जब उठता है तो वो कोशिश करता है कि आज मुझे उससे ज्यादा काम करना है, आज मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी है। और गरीब जब उठता है तो उसके जहन में ये होता है 2 बजे जाऊंगा, 4 बजे आ जाऊंगा, 5 बजे जाऊंगा, दोस्तों के साथ बैठूंगा, बाहर चाय पीऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये मैं सच्ची बात कह रही हूँ, मैंने ये चीजें नोटिस की हैं। आप क्या एग्री करेंगे इस बात? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, और इसकी वजह पता है क्या है? हमारे यहाँ इसकी वजह कंपैरिजन बहुत बन गई है। आपकी जेब में 2 रुपए नहीं है, लेकिन आप उसको शो ऐसा करेंगे जैसे आप कोई 2 करोड़ रुपए जायदाद पीछे लेके घूम रहे हैं, ठीक है? अच्छा, प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ के बेरोजगार जो लोग हैं, इसकी कोई 70% जो वजह है वो खुद है। आप ये देखें, आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं, नहीं आप भी घूमने जाती होंगी बाहर, मैं भी जाता हूँ, आप थाईलैंड जाएं, सुबह 4 बजे रात 12 बजे तक वो औरत काम करेगी, सुबह 4 बजे फिर लेके बैठी हुई होगी अपना काम, ठीक है? आप श्रीलंका में गया, कोई काफी दफा मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो मुल्क, तो वहाँ 4 बजे से लोग अपनी नौकरी के लिए लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं बस के लिए। जब पहली दफा मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने कहा यार ये लाइन क्यों लगी हुई है? उन्होंने कहा सर ये नौकरी पे जा रहे हैं, ये एयरपोर्ट नेगोम्बो में है और कोलंबो में लोग काम करते हैं, तो सुबह 4 बजे से निकलते हैं, 6 बजे तक काम करते हैं। हमारे यहाँ कल्चर क्या है? सारा दिन सोना। हमारे यहाँ कल्चर, अभी किसी मॉल में आप चली जाएं, सब बंद मिलेगा, 12 बजे से मॉल खुलना शुरू होता है, उसके बाद वो रात 10-11 बजे तक सिर्फ एक आपकी एनर्जी का, आपकी प्रोडक्टिव लेवल का एक टाइम होता है। हमारे कुरान में भी है कि फजर के बाद सोना नहुसत है, तो हम तो 12 बजे सो के उठते हैं। तो जब आप नेचर के और कुरान और तबलीग के अगेंस्ट जाएंगे तो अल्लाह आपका कैसे साथ देगा? ऐसा ही है। आप सोते रहते हैं, आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, जो काम आपका काम करने का उस टाइम आप सो रहे हैं, जो टाइम आपका सोने का है
उस वक्त आप मौजा लगाया हुआ आपने, ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल, अब इनसे भी जरा मौजा लगाते हैं, मैं इनसे भी पूछती हूँ क्योंकि इनका जरा दस्तरखान का काम है। अब इंशाल्लाह इसी के साथ साथ आपसे भी सारी डिटेल में मैं लेती रहूंगी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, ये जो बेरोजगारी वाली बात हमने की और ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक आम इंसान की ये रूटीन होती है और उसको लगता है कि बस मैंने अगर महीने के या रोज़ के इतने पैसे कमा ले तो यही ज़िंदगी है, और एक बिजनेसमैन या एक कोई अच्छा हाई क्लास बंदा है तो उसको ये होता है कि रोज़ मैंने कुछ नया करना है और इससे आगे बढ़ना है। तो आपका क्या तजुर्बा कहता है? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की एक बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूँगा कि दस्तरखान, देखें दस्तरखान पूरे शहर में लगे हुए हैं और सिर्फ दस्तरखान का मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना शतरमुर्ग का गोश्त खिलाएं और बकरे का गोश्त खिलाएं। नहीं, नेगेटिव वे में उन्होंने नहीं कहा। मैं एक दूसरी तरफ जा रहा हूँ। आप तो अच्छा काम कर रहे हो, उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं कहा। मैं टोटल एनजीओ की बात कर रहा हूँ। कोई भी एनजीओ जो है ना कराची के अंदर, शहर के अंदर कोई भी ऐसी नहीं है जो सिर्फ दस्तरखान तक है। तो उसके अंदर जो है, जैसे हम सिलाई मशीनें अक्सर हम दे देते हैं, जो औरतें हैं अपने घर में रह के काम कर सकती हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री जाना पसंद नहीं करते, वो घर में सिलाई कर लेते हैं, तो उनके लिए जो है एक ये चीज़ है। फिर काफ़ी ऐसी बच्चियां हैं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन जहेज़ ना होने की वजह से, एक तो ये हमारे साथ जो है बहुत बड़ा मसला है और इस तरफ भी जो है ना लोगों का रुझान नहीं है। असल वजह जो है बेरोज़गारी की और जुराइम की, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम जो बर्बाद कर दिया ना गवर्नमेंट ने, ये सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा वो करूंगी। जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट एनजीओस को कोई टारगेट करना नहीं था। वो पॉइंट क्या था? देखिए, अगर आप लोग 3 टाइम दस्तरखान जो भी एनजीओस लगाते हैं, उसका मकसद ये है जो बीमार हैं, जो नौकरी नहीं कर सकते, जो बुजुर्ग हैं, जिनको जो अब जॉब नहीं कर सकते, ये उनके लिए सहूलत हो। जो बेवाएं हैं उनके लिए सहूलत हो। जो बच्चियां जिनके घर में कोई मर्द नहीं है उनके लिए आप जहेज दें, राशन उनको दें जिनके घर में कोई मर्द नहीं है। ये उनके लिए पॉजिटिव वे में बात। जो हट्टे कट्टे जो कमा सकते हैं और वो लोग जाके अगर 3 टाइम खाना खाते हैं तो हम अपने मुल्क का फ्यूचर खुद बर्बाद करें, ये बात की वजह ये थी। एक देखें, एक बात सुने, एक सिक्योरिटी इंचार्ज जो है, जो अच्छे बैंक में लगा हुआ है, उसकी तनख्वाह क्या है? 12,000 रुपए, ठीक है ना? वो 8 घंटे ड्यूटी करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है नौकरियां नहीं है। माजत के साथ हमारे मुल्क जो है गुर्बत से नीचे सतह में जी रहे हैं लोग यहाँ पर, इस शहर में भी। पर मैं एग्री नहीं करूंगी इस चीज से। पूछे क्यों? आज मैं वैसे अपने गेस्ट से एग्री करती हूँ, पर आज मैं नहीं करूंगी यार। एक औरत होके मैं पूरा दिन मैं अपने चैनल पे जॉब करती हूँ, उसके बाद मेरी कोशिश होती है मुझे एक्स्ट्रा बाहर से काम मिले, मैं वहाँ काम करती हूँ। मुझे रात 9 बजे तक मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। मुझे हालांकि मेरे घर से सब कहा जाता है, और कराची शहर वो है जहां आप सड़क पे एक आलू का फ्राइज भी लगा के खड़े हो जाएं तो आप अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं। असल ये सोच कौन देगा? मैं कह रही हूँ तो हम अपने बच्चों को तालीम ही नहीं देते। नहीं, मैं आपको जो बात कह रही हूँ ना कि आज के लोगों में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया। बिल्कुल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, देखिए आपकी बात बिल्कुल बात ये है कि मेरा भी टारगेट अपने हिसाब से कोई ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल टारगेट किया, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम हर चीज़ को ना रिसर्च से अलाइन करते हैं, क्योंकि हमारी पीएचडी की फील्ड है, 50 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि बेटा देखो, अगले 10 साल में ना शायद नौकरी ना मिले, तो अपने कारोबार की प्रैक्टिस करो। देखें, जितने भी लोग दस्तरखानों पे जा रहे हैं वो बेरोजगार नहीं हो सकते, वो रोजगार बलसरे रोजगार हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या, होना नहीं चाहते। अब आप जितने भी लगे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी एनजीओ का, वहाँ जितने लोग भी वो लोग बैठे हुए हैं जो 3 रोटियां आराम से खा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ उनकी अच्छी है, चल फिर। जब तुम सारा काम कर सक रहे हो तो काम की कराची में कमी नहीं है। पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग कमाने आते हैं, और ये हमारे कराची वालों के लिए बाइस शर्म बात है कि हम कराची वाले होके कहते हैं कि हमारे पास कारोबार नहीं है। सही बात है। आप यकीन करें, आप मैं आपके ये गेट है ना, अभी 2 लड़के मुझे दें, मैं शाम तक उससे आपको 1000 रुपए कमा के दिखवा दूंगा। बिल्कुल ऐसे इतनी गाड़ियां खड़ी हो, खाली एक गाड़ी पे कपड़ा मारना शुरू करे ना तो 50-50 रुपए लेके दिन में 1000 रुपए कमा लेगा। तो कराची तो अभी हॉट पॉइंट है रोजगारी का। बेरोजगारी हमने, हमारे कल्चर ने और हमारी हैबिट्स ने बनाई है। ऐसे ही
हमारी हैबिट्स ने बनाई है। अभी ये पीएफ का एक वो है, हमारे सफूरा गोड से आप जाएंगे तो हाईवे पे जो निकलते हैं तो एक पीएफ की कॉलोनी वहाँ बनी हुई है। तो मैं परसों वहाँ से गुजर रहा था 2 दिन पहले किसी काम से, तो मासियों की लाइन लगी हुई है। वो एक्चुअली वहाँ पे शनाख्ती कार्ड चेक करा के वहाँ मलिर कैंट में जाते हैं। जी, तो कोई 500 मासियाँ वहाँ रोजगार हैं तभी अंदर जा रही है। ऐसा ही है। तो रोजगार कमाने के लिए आने की बात सही है। मैं भी सुबह निकलता हूँ तो रात तक इसी चक्कर में रहता हूँ कि यार इधर नहीं है तो उधर भी एक कोर्स पढ़ा लो, उधर ट्रेनिंग करा लो। कहीं ना कहीं से अगर आपके अंदर रोजगार की और कमाने की इंटेंशन होगी तो आप जरूर कमाएंगे। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये यार मैंने 2 बजे तक सोना है, तो क्या आपने हक या मैंने 20,000 बस मुझे यहाँ से मिल रहे, मैंने तो आगे बढ़ना ही है। ये लिमिट वाली सोच है ना, लोगों की लिमिटाइज सोच है कि मुझे इससे आगे जाना ही नहीं है। बिल्कुल ये चीज हम इंतजार कर रहे हैं शायद कोई मौजदा होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। असल में हम कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। मौजे नहीं होते हैं, नहीं होते अब मौजे नहीं होते। जब तक आप देखो ना अपना खुद को नहीं बदलोगे तो तकदीर आपकी नहीं बदलती, ऐसा आपको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वो आपको मिल जाएगा, और तकदीर में अगर लिखा है कि आपने मेहनत करनी है और मिलना है तो आप तो मेहनत कर ही नहीं रहे, आप तो तकदीर पे बैठ गए। तो जो लोग इन चीजों पे जाते हैं तो खुदारा ये चीज ध्यान में रखें कि जो लोग कहते हैं कि नसीब का लिखा आपको मिल जाएगा, आप कहीं कब्र में भी हैं तो वहां भी आपके पास वो आएगा ही आएगा। और अगर आपके नसीब में है कि आपने उठ के काम करना है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, दुआएं करनी है, सब कुछ करना है, आपको तब मिलना है। आपने तो सारी चीजें नसीब के ऊपर छोड़ दी हैं। क्या कहते हैं इसे? देखिए मौजे किस चीज में होते हैं? मौजे उस चीज में होते हैं जिसका कोई बेनिफिट हो जी। लेकिन जिस चीज को आपने मौजों से भी दूर कर दिया उसमें कैसे मौजे होंगे? अब आप खुद कमाना नहीं चाह रहे, मैं इस कमरे से निकलना नहीं चाह रहा हूँ, वो फरिश्ता आके मुझे थोड़ी बाहर निकालेगा। ऐसा ही वो मौत का फरिश्ता आ जाए एक अलग बात है। लेकिन हम खुद बाय नेचर हमारे अंदर एक बैठ के खाने की आदत हो गई है और हम इस कल्चर को, गवर्नमेंट आपको काम करने से थोड़ी रोकती है। मैं कभी किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि हम सारे एक गवर्नमेंट के अंडर ही रह रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके क्या फायदा? हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कारोबार नहीं दे रही है। एक आदमी सारे काम गवर्नमेंट के हैं, हमारा कुछ भी, हमने कुछ एक आदमी 3 बजे तक सो रहा है, गवर्नमेंट उसको कैसे रोजगार देगी? भाई आपके पास, मैं मानता हूँ नौकरियों की किल्लत है, जिस तरीके से आप पढ़ाई का रुझान हमारे सिंध पंजाब हर जगह हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है ना क्या किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। नौकरी का जरूर फुकदान है लेकिन ऐसा फुकदान भी नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे। सिर्फ हमारे कुछ जो एकदम पर्सनल, आपने कहा ना कुछ बिजनेसमैन अपनी लिमिटेड साइकी, बस हमने अगर वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस का कोई 20% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दें, सोशल लोगों पे नए नए प्लांट छोटी छोटी जगह, कराची के बजाय जैसे एक बड़ी मिल है, नाम नहीं लूंगा, तो उसका यहाँ एक ऑफिस है, उसकी 1 मिल यार तुम सक्कर में लगा दो, कोई 500 लोगों को वहाँ कारोबार मिल जाएगा। आप अपने बिजनेस को, अपनी सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा शिफ्टिंग में लाएं, एक जगह ना रखें। आपने कराची को एक पस्ट कर दिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर आदमी कराची में, क्यों? दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई आप जो साइट एरिया में मिले यहाँ लगी हैं, वो जामशोरों से आगे क्यों नहीं लग सकती? वो मुल्तान से आगे क्यों नहीं लग सकती? वो पेशावर से आगे क्यों नहीं लग सकती है ना? वहाँ भी पानी, गैस, बिजली, पेट्रोल सब मिलता है। तो आपने एक जगह उसको जमा कर दिया है, इसलिए बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा बढ़ गया है। लोग बेरोजगारी से नहीं थक गए, अप्लाई कर करके थक गए कि उनको कॉल नहीं आती। क्यों? एक पोजीशन है, अप्लाई करने वाले 10,000 हैं, लेकिन अगर आप उसको स्कैटर्ड कर दें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ना, अभी आप एक प्रोग्राम में एंकर की तरह काम कर रही हैं, आपको काम चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे 10 एंकर आ जाएंगे फिर, लेकिन अगर उस 10 के लिए कोई 20 वेंचर मीडिया के खुले हुए हैं तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी 2-2 जगह काम कर सकता है। ऐसा ही है। तो ये इसकी ग्राउंड वैल्यूज हैं। बिल्कुल। अब इसमें एनजीओ को देखें, मैं शुरू से कहता हूँ आप पेट ना भरें, आप कमाने के मौके मौजूद करें। आप जितना खाना खिला रहे हैं आप बिल्कुल खिलाएं, लेकिन उसके बजाय आपको एक छोटा सा स्कूल बना दें, उसमें बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे। आप कुछ फैमिलीज को जाके आइडेंटिफाई करके, जो आपने कहा कि कोई बूढ़ा हो, बीमार है, आप उसको जाके कोई छोटी सी दुकान खुलवा दें परचून की। आप छोटे एरियो में, आजकल वो दुनिया वो साइकिल की दुकान खत्म, हमारा काम थोड़ी है। अभी एनजीओ का जवाब यही आने वाला है, तो मैंने पहले दे दिया। बिल्कुल नहीं, लेकिन बात ये ना, खाली साइन बोर्ड लगाने से अपनी वैल्यू का पता नहीं चलता। मैं यहाँ साइन बोर्ड लगा दूं, मैं बहुत हमदर्द हूं सोसाइटी का, बेवकूफ़ी है। उसको अमल दरामद करना पड़ता है।
अगर मैं कोई काम करूं, अगर मैं जैसे मैं खुली ऑफर देता हूं, अगर कहीं पे भी बच्चों की या स्टूडेंट्स की या कहीं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की मेरी ज़रूरत है, मैं 1 रुपया लिए बगैर आऊँगा। मैं बहुत जगह जाता हूँ, आपके यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप जब बुलाते हैं मैं आता हूँ, नहीं आता हूँ, अपनी नींद खराब करके संडे को आता हूँ, इसलिए कि लोगों के अगर कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना हमारी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप भी अगर सुबह बैठ के आएंगे, ठीक है, एक फाइनेंशियल एक अलग है, लेकिन संडे को कोई घर से नहीं निकलना चाहता, तो एक थोड़ा सा सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, उसको हमें लेके जाना चाहिए आगे। और इसके लिए जितने भी एनजीओज हैं, मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब एक फोरम पे आएँ, अपने नाम को चमकाना बंद कर दें। आप एक फोरम पे आएँ और बैठ के डिसीजन लें, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आप अपने डोनर्स से कराएं जिससे बच्चे या तो तालीम याफ्ता हों और बसरे रोजगार बन सके। ठीक, अब इसका जवाब मैं इनसे लेती हूँ। अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, हम तो अपनी एनजीओ की बात कर सकते हैं। तो हम बचत बाजार भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर काफ़ी लोगों को, काफ़ी ख़वातीन ऐसी जो बेवा हैं जिनको हम फ्री स्टॉल देते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो वो काम करती हैं, बच्चों के सूट हो गए, जो हमसे हो सके हमारे उनको जो है आसानी से जो है पैसे दे के भी और उसके अलावा कोई अप्रोच करके भी उनको सामान दिलवा देते हैं, जो बाद में अपना रोजगार करके वो स्टॉल में वेंड पे वो पैसे उनको रिटर्न कर सके। ठीक। तो रोजगार जो है, पहली कोशिश जो है, तरजीह हमारी भी रोजगार की तरफ है। और काफ़ी है हमारे पास, तकरीबन मेरे हिसाब से 100 से 150 ख़वातीन हैं हमारे पास जो रोजगार कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, वैसे इसी के साथ पहले एक जवाब दे दें, फिर आपके पास जितने लोग आते हैं उनको ज़्यादा आप उनके अंदर क्या चीज़ देखते हैं कि उनको रोज़गार मिल जाए, वो कमाएं, खुद नौकरी करें, या आप नौकरी दिलवा दें या छोटा मोटा कारोबार करवा दें, या फ्री का राशन और खाना मिल जाए? मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि किन लोगों के आपको लगता है कि कौन से दिमाग के लोग जो हैं, सोच वाले लोग ज़्यादा हैं? भाई तकरीबन जो है 100 में से 2 या 1 का अफराद होगा ऐसा जो बोलता होगा कि मुझे नौकरी पे लगवा दो, वरना राशन दे दो, खाना दे दो। ज़्यादातर यही है लोगों का जो जहन बना हुआ, यही बना हुआ है। अच्छा, उनको बोलो कि भाई आ जाओ, यहीं पर ही लग जाओ आप। हाँ, मतलब हमारे ही इदारे में काम कर लो। हमारे इदारे में आप पलेटे दो और शाम को अपने जो है जो 200-500 जो है आप ले जाओ। नहीं काम करते लोग, नहीं करते, मतलब आसान, और यही चीज बेहतर। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं कि यार चलो अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ, 1 घंटा वेट कर लो, वो वेट करना भी नहीं चाह रहे। अच्छा, वेट भी नहीं होता? नहीं। तो मतलब आपको नजर आया है कि लोग बस खाना मिल जाए, वही बात जो मैंने स्टार्ट में की है, वो वही बात है। फिर हम लोग कहते हैं कि मुल्क तरक्की कैसे करेगा, फिर हम लोग बात करते हैं कि रियासत पे बात करते हैं कि वो हमारे मुल्क में ना एजुकेशन का सिस्टम है, ना इसका सिस्टम है, ना उसका सिस्टम है। हमारे मुल्क की जो अवाम है वो खुद ही नहीं ठीक। मतलब आप अवाम को भी देखें ना। देखें ना, आपकी बात और हम एक ही पेज पे आ गए। जब लोग एकदम विलिंग ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को की मदद करके हम क्या करेंगे? हम तो उन्हें और लेथार्जी बना देंगे और इनकी एनर्जी को हम बर्बाद कर देंगे। उन्हें इस चीज का हम कायल कर देंगे कि जिस तरीके से हम गुजार रहे हैं वो अपने बच्चों को भी इसी फील्ड में लगा देंगे। कल उनके बच्चे भी नाअहल हो जाएंगे और यही भीख मांग के खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो हम इस सोसाइटी को इन तमाम चीजों से डेवलप नहीं कर रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं माजरत के साथ। ऐसा। तो मैं कहता हूँ आप एनजीओ का काम बिल्कुल करें। जो लोग मजबूर हैं, बीमार हैं, जैसे आपने कहा, आप आइडेंटिफाई करें कि वाकई बीमार है, आप उसको दवा दे दें। उनके लिए आप उसके घर में खाना पहुंचा दें। कोई बूढ़े लोग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वो बेचारे नहीं कमा सकते, उनकी आप मदद कर दें। लेकिन एक 25 साल का गबरू जवान लेके आपसे भीख मांग के खाना खा रहा है, ये कोई डज इट मेक सेंस? नो। तो उसको आप देखें, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप चाहें 5,000 रुपए से आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। और हर आदमी मैं एक एफटीसी बिल्डिंग में था, वहाँ एक दाल चावल वाला आता था, सुजुकी में, शायद आपने सुना हो। 120 रुपए की दाल चावल की प्लेट देता था, बड़े मजेदार दाल चावल, उसके साथ तली हुई मिर्ची और प्याज। वो कभी कभी सादा हम खाते थे तो वहां से मैं मंगा लेता था। तो एक दिन मैं नीचे गया तो मस्जिद के बाहर वो खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये बता कमाता कितना है? कहता है साहब सच बताऊं? माशाल्लाह उसकी कमाई सुन के आप हैरान हो गए। मैंने कहा कितना कमाता है? कहता है साहब आपके यहाँ रोज खाना आता है हमारे 10-20 प्लेट का, अब आपके लोग मंगाते हैं दफ्तर से। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा सच बता क्या है? कहता है साहब 5,000 का एक खाना बनता है और 5,000 मेरा प्रॉफिट है माशाल्लाह, और महीने के 30 के 30 दिन लगता है। मैंने कहा ये 2-3 दिन जो छुट्टी के आते हैं इतवार के, वो कहता है वो मैं बंस रोड पे लगाता हूँ। 1.5 लाख रुपए महीना हो गया एकदम। सुने अनपढ़ आदमी
उसके बाद जो उसने मुझे हैरानकुन बात की, तो मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा डॉक्टर तुम क्या कर रहे हो, ये काम ज्यादा बेहतर है। कहता है साहब ये हमारी एक शुरू की नहीं है, एक मैं लगाता हूँ, एक अलग मेरा वालिद लगाता है, एक मेरा भाई लगाता है। देखिए अब आप बताएं कि अनपढ़ आदमी सिर्फ दाल चावल हरी मिर्ची तली हुई बेच के कोई घर में 4.5 लाख रुपया लेके जा रहा है। आज 4.5 लाख रुपया मैं कहता हूँ किसी बड़े 20 ग्रेड का आदमी नहीं कमा सकता। देखिए तो अपॉर्चुनिटी है ना, है ना। हमने बेरोजगारी खुद बनाई है। देखें अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कमाने का एक हुनर दिया है। बिल्कुल। मैं लोग कहते हैं टैलेंट क्या है, मैं कहता हूँ टैलेंट सबसे बड़ा टैलेंट वो है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन टैलेंट। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर तो आप नहीं रुकेंगे, फिर आप हार भी नहीं सकते, आगे बिल्कुल आप आगे जाएंगे। Exactly. अगर अभी आपने अपना टैलेंट पहचान लिया कि नहीं यार मैं एंकर अच्छी बन सकती हूँ, खत्म हो गई। मैंने अपना टैलेंट बैंक 18 साल नौकरी करके छोड़ के टीचिंग में आ गया क्योंकि मैंने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, यहाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये एक मेरा पैशन है। तो आपको अल्लाह ने हुनर जरूर दिया है और कितने लोगों को पता भी है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। आपके अंदर अल्लाह ने हुनर, आपके रिसोर्सेज सब दिए हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, अंडर यूटिलाइज हैं। जब तक आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कैसे पैसा कमाएंगे। देखें आज वो गलत बात है कि आप खाली पेट जिंदगी गुजार लेंगे। आज बगैर पैसे के माशरे में इज्जत को तो मैं कहता हूँ चलो छोड़ दो, इज्जत की हमें जरूरत नहीं है, आप माशरे में चल नहीं सकते। अभी आपकी जेब में 100 रुपए नहीं हो, आप घर नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि आज हमारे यहाँ कौन किसकी मदद करेगा। अभी मैं 4 सिग्नल पे रुका हूँ, चारों सिग्नल पे 10-10 लोग खड़े हुए, कितने लोगों को मैं भीख दूं। आदमी एक को दे देगा, 2 देगा, अब जहाँ 5 खड़े हैं 1 को दो तो वो और दिलाजारी होती है। तो ये कल्चर यानी हमने खुद बनाया है, इसमें किसी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। कि आज तक हमारी किसी गवर्नमेंट ने, अगर मैं बात करूं लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, गवर्नमेंट ने किसको कहा है कि आप भीख मांगे जाके। चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो पेशावर में, किसी एक को क्रिटिसाइज नहीं, तमाम गवर्नमेंट में किसने कहा है कि आप भीख मांगो, किसी ने नहीं कहा। हम अपने शौक से भीख मांगते, हमने उसको अपना भिखारीपन को मांग के छीन के, क्राइम को, आज जो क्राइम है वो बेरोजगारी की वजह से तो है। ठीक है, अब आप जब किसी के घर में माँ बाप मर रहे होंगे, आज मैं सुबह टीवी पे सुबह ही सुन रहा था तो एक साहब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो एक टीवी का प्रोग्राम, वो तज्जियाकार, उसने कहा एक आदमी को डकैती करते हुए पकड़ा है एक लड़के को, तो उसने कहा मेरे साथ कुछ भी कर लो, मेरी माँ बीमार है उसको खाना दे दो। अच्छा मैं यहाँ आपके साथ एग्री नहीं करूंगी। अच्छा, पूछे कैसे। अब आज शायद मैं बहुत सारी चीजें वो कह जाऊँ जो मैंने लाइफ में कभी आके स्क्रीन पे नहीं कही और मैं बेहतर नहीं समझती थी। आज कहना इसलिए जरूरी कि मैं हर औरत को एक मैसेज देना चाहूंगी कि औरत कभी कमजोर नहीं होती। मैंने जब अपनी जिंदगी स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले डिज़ाइनर बनने के लिए, उस टाइम इतना नहीं था कुछ कि मैं एक अच्छी डिज़ाइनर बनूं, तो मैंने कपड़े सीना सीखे कि मुझे अच्छी डिज़ाइनर बनने के लिए ये सारी चीज़ें खुद आनी चाहिए, फैशन सेंस होनी चाहिए। वो खुद सीखा, फिर मैंने अपना ब्रांड लाया एनीस के नाम से, मैं डिज़ाइनर भी बनी। ठीक है, उसके बाद मुझे ये हुआ कि अच्छा ये वाला काम कुछ ठीक नहीं चल रहा, अब इसके साथ क्या करना, तो मैं एक अच्छी शेफ़ भी हूँ। मैंने शेफ़ के कोर्सेज किए, मैंने रेस्टोरेंट्स में जॉब की, मैंने ऑनलाइन काम किए, मैंने 2-3 रेस्टोरेंट जब बन रहे थे मैं वहाँ खड़ी हुई, मैंने कुकिंग शोज़ भी बहुत ज़्यादा किए। तो अगर हम लोग ये चीज़ सोच रहे थे ना कि मेरी माँ और मेरा बाप बीमार है घर में और मैं डकैती कर लूंगा, मतलब मैं क्राइम कर लूंगा और मैं उनको जाके कुछ दे दूंगा, तो ये गलत है। जब एक औरत ये समझती है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं इसमें नहीं आगे जा रही, तो मैं दूसरा कर लेती। तो ये जो चोरी डकैती और स्नैचिंग करते हैं वो क्यों नहीं समझते? आपने मेरा दूसरा पहलू नहीं सुना ना। ये बात आज ये बड़े नाराज हो गए, हम इनको सुन नहीं रहे। आपने भी बोला, खुद आप जगह अपनी एडजस्ट करके आ जाए हमारे साथ आज। असल में पता है वजह क्या है, अब एक इंसान सुनना ही नहीं चाह रहा ना। अब मसला ये, हम उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने जितनी बातें करी हैं अभी तक, हाई सोसाइटी की बात करी है। अच्छा ठीक है, जो है डॉक्टर साहब उन लोगों को नहीं देखना चाह रहे हैं जहां पर हम लोग मौजूद हैं अभी, जिस एरिया के अंदर, जहां वहाँ खाना ना होने की वजह से, रोजगार नहीं होने की वजह से जुराइम की सतह जो है बढ़ते जा रही है। लोग जो है, देखो बात यह है कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, मान लें बात फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तेजी से, कोविड में बंद हुई, उसके बाद हमारी जो पॉलिसीज है, जो डॉलर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, कितने लोग हैं जो यहाँ से शहर से अपनी कंपनियां बंद करके चले गए, जो हजारों लोग बेरोजगार हुए, वो कहाँ खड़े हुए, वो कहाँ हैं? ठीक है, लोग ये कहते हैं कि यार हम लोग जो है लोगों को आसान रास्ता दे रहे हैं,
तो भाई ये हमारा शहर है, जाहिर सी बात है लोगों को पता है कि यार मैं जो है कश्मीर में हूँ या मैं पंजाब के किसी ऐसे एरिया में हूँ जहाँ मेरा रोजगार नहीं है, तो अपने शहर की तरफ जाएगा, वो उसका हक है। जब वो जो है बैरून मुल्क जाके कमा सकता है तो अपने शहर की तरफ भी आएगा। तो हम जो है पहले इसको फैसिलिटीज करें। नहीं तो आपको तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा ना कि एनजीओ को तो ये चाहिए ना कि फिर कोई रोजगार का सिस्टम बनाए ताकि उनको मांगने की आदत खत्म हो जाए। रोजगार को मैं आपको बताता रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज बताई है कि देखें तमाम एनजीओ का ठेका कोई नहीं उठा सकता ना। बात ये है कि देखें चार मीनार के ऊपर जो है हम दस्तरखान लगाते हैं, चार मीनार पे जरूरत समझते हैं आप है दस्तरखान की, ठीक है ना। या हम जो है जो भी हमारे जौहर के मेन पॉइंट है या बड़े बड़े वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम केच कर रहे हैं, लोगों को केच कर रहे हैं, वहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, फिर हम लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। देखिए जो देरी इलाके हैं, जिन एरियो के अंदर कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पर रोजगार नहीं है, जहाँ लोग परेशान हैं, हम ये सारी चीजें वहाँ जाके करें। शहजाद साहब मैं आपकी बात का जवाब दूं। देखें किसी अमीर तबके की तो मैंने बात ही नहीं की, हम तो बेरोजगार लोग के जहाँ आप काम कर रहे हैं उसी तबके की बात कर रहे थे, ठीक है ना। देखें हमने किसी बड़े आदमी का नाम नहीं लिया कारोबार के लिए। देखें कारोबार मैंने आपको 2 दफ़ा हमने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कारोबार या काम की कमी नहीं है, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं। अगर इंडस्ट्री बंद होती तो आप एनुअल बुक SCCP की देखें, उसमें कोई कंपनी लॉस में नहीं जा रही, ठीक है ना, सब फायदे में जा रही है। देखें एक ठेले वाला भी ठेला लगा के अगर अगले दिन 2 दिन बाद वो खड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब उसका माल बिक रहा है, तभी वो खड़ा हुआ है। देखें जहाँ तक एनी की वो बात जो उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया मुझसे, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ठीक है माँ का बीमार होना कॉज नहीं है कि आप किसी को गोली मार दें जाके। मैं दूसरा पहलू, ये उनका पहलू था। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्राइम रेट बेरोजगारी की वजह से ज़रूर है। तो आज जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं, हमने उनके लिए, उनको रोकने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। उन्होंने एक बेरोजगारी का गमछा अपने सर पे डाला हुआ है और ये कॉज देके कि हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो भाई अगर दूसरों को मारने से अच्छा खुद मर जाओ। असल में हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि हमने दूसरों के ऊपर मुद्दा रखना है, हमने अपनी कमी को नहीं देखना। अगर बेरोजगारी है तो उसके साथ कितने मौके भी तो खुले हैं ना। आप पिस्टल उठा के किसी से उसका पैसा लूट रहे हो, वही आप कहीं कोने में खड़े होकर कुछ छोटी मोटी चीज भी बेचोगे या कोई काम करोगे छोटा मोटा। आपने तो अपने आप को एकदम सेग्रीगेटेड कर दिया। जितने जो पिस्टल उठाए हुए लोग हैं ना, ये कोई बेरोजगार नहीं है, ये जुराइम पेशा लोग हैं, मंशियात के आदी लोग हैं। जितने लोग पकड़े जाते हैं, देखिए ये जितने भी लोग हैं ज्यादातर माजत के साथ जितने आपको मिलेंगे ये नशे में मिलेंगे आपको। ये नशे करते हैं, आइस का नशा अब आम हो गया है। असल में हमारे जो है पार्कों पे कब्जे हो गए, खेल के ग्राउंड है नहीं, वहाँ डब्बू आसानी से लग जाता है। जो स्पोर्ट के हमारे ग्राउंड थे वहाँ पर मंशियात आसानी से मिल रही है। और जो ये आइस का नशा है, ये तो ऐसा है कि हर दूसरे आदमी के हाथ में पिस्टल है और जो है वो अपनी अयाशी की ज़िंदगी चाह रहा है। वो उसको ना भाई की परवाह है ना बाप की परवाह है। बेचारे जो उनके माँ बाप हैं वो तो बेचारे उनके लिए इलाज किए नहीं है, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं कि यार ये सही हो जाए। वो कोई बेरोजगार नहीं है कि माजत के साथ जो ये है। ब्रेक से वापस आके मैं आपका जवाब लूंगी और ब्रेक पे अभी हम जाएंगे, पर जाते जाते मैं एक चीज़ कहती हूँ कि मैंने हमेशा से एक चीज़ सीखी है, शायद मुझ में हिम्मत बहुत ज़्यादा है या मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा नज़र आती है, मुझे अपने रब पे बहुत ज़्यादा यकीन है और उसके साथ मुझे अपनी हिम्मत का पता है। इसलिए जब मैं एक जगह से हारने लगती हूँ कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो उससे पहले मैं अपनी प्लानिंग करके दूसरी जगह फिक्स हो जाती हूँ। और अगर हर इंसान इसी तरह काम करता रहे तो वो दिन दूर नहीं कि वो कामयाब ज़रूर होगा। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। इतना ज़बरदस्त टॉपिक है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ ज़्यादा लंबी बात करूं, मैं बिल्कुल डायरेक्ट आपकी तरफ आऊंगी। आज हमने कुछ अजीब सी नहीं जंग छेड़ दी हम लोगों ने। हमने बड़ी सच्चाई पे बात नहीं करना शुरू कर दी, वरना हम अमूमन ये बात करते हैं कि रियासत जो है वो ये नहीं दे रही, रोज़गार नहीं दे रही, बेरोज़गारी है, क्राइम है, ये है वो। आज तो हम वो वाले पहलू निकाल रहे जो हैं, मतलब जो हम बोलते नहीं है। कभी सच बोलना भी चाहिए, बोलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि क्या पता आज हमारे बोलने से कुछ लोगों को पता चल जाए कि रियासत सब कुछ नहीं देगा, आपकी जो अंदर की कमी है उसको आपको खत्म करना है। क्या कहेंगे इस पे? देखें बात आज की जंग जो छिड़ गई है, मैं इसे जंग नहीं कहूँगा, ये एक हमारे जो लोग कुछ ऐसे लोग NGO चला रहे हैं
जो इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं जी, उन्हें अपनी डायरेक्शन का नहीं पता, अपने विजन का नहीं पता, और उसमें उन्होंने उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें नहीं पता, तो इससे इसको आप जंग का नाम ना दें, ये उनके लिए एक अवेयरनेस सेशन है। अलबत्ता अभी हम एक कोशिश कर रहे थे कि एनजीओ मैनेजमेंट पे एक ट्रेनिंग भी कराएं, ताकि जो लोग एनजीओ में इतना लोग एनजीओ को पैसा दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए उनका पैसा कहाँ लगा है। ठीक है, आज हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी सैलाबों में, जलजलों में बहुत देते हैं लोग, लेकिन जो लोग पैसे दे रहे हैं ना वो बेचारे बस दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता हमारा पैसा लग कहाँ रहा है। ऐसे ही अब वो किसी के काम में आ रहा है या किसी की वीगो खरीदी जा रही है। ऐसे ही अभी कल से बहुत सी चीज़ें ऐसे चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप एनजीओ ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके अंदर कोई मेजरमेंट टूल डालें। बिल्कुल, जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। आप एनजीओ है ना, देखिए खाना खिलाना एक प्रोजेक्ट है, बहुत से एनजीओ आपस में मिलकर भी ये काम कर सकती हैं और इंडिविजुअल भी कर सकती हैं। मेरे ख्याल से खाना खिलाने से ज़रूरी जो है ना, अभी हमारे यहाँ कोई डिस्पेंसरीज बना दें जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। आप अगर थर की तरफ जाएं तो वहाँ पानी का कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ कोई पानी की बोरिंग करा दें। वहाँ पे आप सोलर सिस्टम कुछ गाँव में थोड़ी बहुत इतनी लगा दें कि लोग कम से कम जंगलों में बाथरूम के लिए जाते हैं, तो उस जंगलों में लाइट तो लगा दें, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं। तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के। आप अपना एक डिजास्टर फंड जमा करके रखें। आज लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें क्या है कि कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही। कब्रिस्तान में हम वो लोग हैं, तदफीन करने के लिए पहले मुर्दे के नाम की रिश्वत देते हैं कि भाई ये 50,000 रुपये लोगे तो जगह मिलेगी। ऐसे ही वो मुर्दा जाने से पहले गुनाह साथ लेके जा रहा है। आप कोई एनजीओज हैं, बहुत से लोगों की जगह हैं, कब्रिस्तान के लिए एलोकेट कर दें। कितने लोगों को कफन दफन के पैसे नहीं हैं, उसके लिए एलोकेट कर दें। हमने सिर्फ टारगेट कर लिया है कि हम चमकेंगे कहाँ से, वो जब मुंह में डालेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बहुत से रिसोर्स हैं। चाइल्ड हेल्थ में छोटे छोटे बच्चों को दवाएं मैसर नहीं, सिर्फ सैलाब की बात नहीं है, उससे हट के भी नहीं है। ऐसा ही अब गवर्नमेंट जो काम करती है वो एक जनरलाइज काम करती है, सबके घर नहीं पहुंच सकती। लेकिन ये एनजीओ को लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि जहां गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं कर सकती वहां आप मदद करते हैं। आप वहां मदद करते ही नहीं। मेरे प्यारे भाई शहजाद भाई ने कहा कि यहाँ पे चार मीनार पे लगे हुए, जाके उनसे पूछो ना भाई यहाँ क्यों लगाया हुआ है। उनको पूछने की कोई गवर्निंग बॉडी तो होनी चाहिए ना। आप चार मीनार पे क्यों लगा हुआ है? आप जाके अब्दुल सत्तार एदी के यतीम खाने में लगाए। आप जाके जितनी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया या भैंस कॉलोनी के पीछे जाए, झुग्गियां हैं, वहां खाना दे तो मैं मानता हूं। के अंदर बहुत ज्यादा जो है कमी है। आप बच्चों के आप देखें ना, हमने सिर्फ बिरयानी बकरा बांटने को एनजीओ का नाम दे दिया। बच्चों के पास अभी सर्दी है, बिलक बिलक के छोटे बच्चे, देखे ना, गरीब के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बच्चे इतने माजरत के साथ, लेकिन लोगों के पास कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुरान शरीफ खरीदने के पैसे बिल्कुल नहीं है लोगों को। तो मैं यही लोगों को कह रहा हूँ कि अब आप बच्चे, सर्दी का सीजन है, खाना जरूरी है, फौरन खाना कहीं से आदमी 10,000 रुपये रोज कमा लेता है, ठीक है। अभी उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। भाई ऐसा काम करें जिससे बच्चों को रजाइयाँ दे दें, कंबल दे दें, मोटे कपड़े दे दें। मैं नहीं कह रहा नए, लंडा बाजार के पूरे लॉट लोग, सब लंडा का बाजार का ऐसा बिजनेस है। एक साहब मुझे मिले, मेरी अर्निंग यार महीने की 10-12 लाख रुपए जहाज पे। मैंने कहा आप करते क्या? मेरा लंडे का काम है, उसकी शक्ल देख। सीरियस, मैं आई वाज शॉक्ड एट दैट मोमेंट कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। तो आप उसमें बहुत सी चीजें कर सकते हैं। आप इस खाने पेट भरने से बाहर निकले। पेट अल्लाह ने दिया है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसने कहा इसको मैं खुद भरूंगा। तो आप उन चीजों पर फैसिलिटेट करें जहां पे आपकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। क्या ख्याल है शायद साहब? बिल्कुल, इस बात पे एग्री करूंगा आपसे। बहुत शुक्रिया। जवाब भी कोई लंबा कर दे वरना फिर बाद में ये होगा। आज मैंने आपसे ये तो सवाल मैंने इसीलिए टाइम मैंने उठाया ना, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर जो है नहीं होना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ पर जरूरत है। लोगों के घरों में देखना चाहिए हम लोगों को। हम मदद ऐसे ही कर सकते हैं, छोटी छोटी सी मदद कर सकते हैं, भले वो खाना खिलाने में हो, किसी के स्कूल के यूनिफॉर्म का हो, उनके बिस्तर का हो, या अपना बैग का हो, स्कूल बैग का हो, किताबों का हो। आप इसी तरीके से जब आप बाहर निकलेंगे तो मदद कर सकते हैं। घर बैठने से कुछ नहीं होगा। और सबसे पहले तो जो हमारे बहन भाई जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे जो पड़ोसी बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम वहाँ से जो है मदद की चेन शुरू करें तो इंशाल्लाह
हम बहुत जो है अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक वो फूड का बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगी, अब अगर आप रिसर्च करें उनका कि वो किस तरह से आए, उन्होंने कितनी बार जो है काम किया, कितनी बार मेहनत की, कितनी बार वो उसमें नहीं आगे बढ़ पाए और उम्र के किस हिस्से में वो दुनिया में जाने जा रहे हैं। मतलब आप क्यों हार कैसे मान लेते हैं? लगन। हाँ, लगन। कुछ लोगों के अंदर, मेरी एक आदत है, किसी काम के पीछे पड़ जाऊंगा ना, हाँ। उस हासिल हो ना हो लेकिन उसको पाया तकमील तक जरूर पहुंचाऊंगा। किसी आदमी के पीछे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर उसके पीछे पड़ गया तो फिर देखने जाऊंगा एंड कहाँ तक जाएगा। तो हमारे यहाँ लोगों में लगन खत्म हो गई। इस लगन को आपको जगाना पड़ेगा। ये लगन ऐसे नहीं जागेगी, उसके लिए आपको कोई ना कोई अट्रैक्शन और इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा, जब इतनी बात हो गई है तो हम वो जो हमारे लिए सबसे बड़ा कराची का मसाइल है वो हमारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। देखें, आज पाकिस्तानी वो कौम है कि इसको कुछ मत दो, ये खड्डे में से पानी निकाल के पी लेगी, उस पानी को रिफाइन करके बेच के पैसे कमा के रोटी ले लेगी। लेकिन हमारे यहाँ हम गवर्नमेंट से एक चीज़ में कहते हैं कि ये चीज़ आवाम के पावर के बाहर है, दिस इज बियॉन्ड आवर पावर्स। हम इस क्रिमिनल एक्टिविटी को नहीं रोक सकते। तो इसमें गवर्नमेंट को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि कोई आदमी कहीं सिक्योर नहीं है। बिल्कुल। गन पॉइंट, स्नैचिंग, कितनी जगह पे बच्चों को, लड़कियों को किडनैपिंग किया जा रहा है। अच्छा, वो शरीफ लोग हैं जो उसको रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट को कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए, और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट के आईजीज हैं, डीजी रेंजर्स हैं, इन्हें कोई एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए, और उसके हिसाब से आपका क्राइम रेट अगर गिरेगा नहीं तो देखें, जब लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे अभी ये डाकू चोर पकड़े नहीं जा रहे ना, स्ट्रीट क्रिमिनल, इनको सजा नहीं मिल रही, इनकी मेंटल अप्रोच उस काम को करने के लिए और बढ़ रही है। ठीक। जो एक दिन में रात को एक दफा छीन रहा था, वो दिन में 3 दफा छीन रहा है। हम नहीं कह रहे, आपका मीडिया ही कहता है कि इस साल में 30,000 मोबाइल छीन रहा है, डेली इतने मोबाइल की, ये रिपोर्टें हमारे पास नहीं आ रही है, तो आप हमें दे रहे हैं ना। तो इसको रोकने के लिए एक एक्शन प्लान मीडिया को और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, आपकी पुलिस को, आपके रेंजर्स को मिलकर तश्कील देना पड़ेगा। लोगों का एक मेरे खिलाफ बड़ा वो कहते हैं कि यार हमेशा आप फौजियों के लिए कह देते हैं कि ये काम वो करेंगे, उनमें एक डिसिप्लिन है। एग्जैक्टली। उनका एक टारगेट है। बिल्कुल। वो अगर इस टारगेट पे आ जाए ना जी, तो जब जब रेंजर्स इसके लिए खड़ी हुई है, क्राइम रेट उस दिन 0 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कोई मुझे बहुत से लोग बोलते हैं यार तुम बूट वाले हो। वो यार मैं बूट वाला नहीं हूँ, बूट वाले में आप हिफाजत में हो। मैं तो बूट वाली हूँ क्योंकि इस बूट की वजह से मेरा पाकिस्तान सेफ है। वो सरहदों पे है तो हम आजाद हैं। मैं आपको बताऊं, अगर ये बूट हमारे साथ नहीं होते ना जी, पाकिस्तान कब का बिक चुका होता। मैं आपको सही बता रहा हूं, फख्र करती हूँ अपनी पाक आर्मी पे। तो हम तो उस चीज को प्रमोट करेंगे ना कि जिससे हमें फायदा है। हमारी एंड पॉइंट जब आप सारी चीजों से हाल जाते हैं, फिर आप शक्ल जाती है चीफ साहब की तरफ देखना है। हाँ, यार ये बंदा कुछ करे। और हिस्ट्री हमारी यही रही है। तो बात यह है कि जब घूम के वहीं जाना है तो मैं तो उन्हीं अपने उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जी इस कराची को वो संभालें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए बच्चा जहनी मरीज हो गया है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरा बेटा बोलता है पापा गाड़ी लॉक करें, कोई घुस जाएगा, पापा शेड लगाएं, कोई घुस जाएगा। तो ये क्या चीज है? हम जी रहे हैं या घुट घुट के जी रहे हैं? इससे बेहतर तो मर जाना नहीं है। तो इसमें मैं बार बार मीडिया से और फोरम से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए पुलिस है, काम करती है, मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, काम करती है, लेकिन वो बेचारे उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको जो फैसिलिटीज दी हुई हैं वो पूरी नहीं है, उनकी मोबाइलें इस स्ट्रक्चर में नहीं है, ज़्यादातर वो लोग प्रोटोकॉल में इंगेज हैं। भाई आप हर एरिया में कोई पुलिस की डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करें, या तो हर नाके पे आप लोगों को खड़ा करें, हर जगहों पे। अब तो देखें सीसीटीवी इतने कैमरे आ गए, ऐसी बात नहीं, पुलिस भी पकड़ बहुत रही है, सीसीटीवी में आ रहा है, अच्छी बहुत टेक्नोलॉजी है, इनको पकड़ जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, काम वो कर रही है। लेकिन क्रिमिनल्स इतने बढ़ गए हैं कि कितनी जगह पे फोकस करें। हर मैं आपको बताऊं शाह साहब, एक मिनट मुझे दीजिएगा। मैं समझता हूं कि सिर्फ कराची में की आबादी ऑफिशियल तो कोई 2-2.25 करोड़, मेरे हिसाब से कोई 5 करोड़ आदमी यहाँ रहते हैं। उस 5 करोड़ में से लोग कहते हैं कोई 1 लाख फी 2 लाख की फिगर, मैं कहता हूँ ये स्ट्रीट क्रिमिनल की फिगर कोई 20 लाख से कम नहीं है। अब इतने लोगों को तो जब तक आप हेल्प आउट नहीं करेंगे नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते जी सर। असल वजह पता है क्या है, हो क्या रहा है, मैं काफ़ी जगहों पे मेरे साथ हुआ है ऐसा,
3 वकील खड़े हुए होते हैं। यहाँ ऑन द स्पॉट पकड़ा गया है, बकायदा बंदा जख्मी है और वो पकड़े गए। अगर कोई पुलिस वाला उसको मार दे तो कोई माजरत के साथ खड़ा नहीं होता पुलिस वाले की फेवर में, उसको जरगा भरना पड़ता है, दुश्मनियां हो जाती हैं, अक्सर ये होता है। और ज्यादातर लोग ये कच्चे के होते हैं, ज्यादातर जितने भी इनमें ज्यादातर जो शराब पाई जाती है ना, वो पेशावर होते हैं। अच्छा, वो यहाँ पकड़े नहीं जाते, पुलिस रिमांड लेने के लिए वहाँ होती है, वहाँ 3 वकील खड़े हुए होते हैं। कोर्ट से बड़ी सपोर्ट है इनको। जब तक ये सपोर्ट खत्म नहीं होगी, जब तक लोग ये नहीं सोचेंगे कि आज जज ये सोचे कि आज मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, कल हो सकता है मेरा बच्चा भी इसी गोली के निशाने पे हो सकता है। पर जज ये सोच नहीं सकता ना, जिस तरह का हमारा आईन है, जो सारी चीजें हैं, हमें प्रॉपर उस तरह चलना है ना। अब वो तो क्रिमिनल जब कोर्ट में आएगा, जब केस लड़ा जाएगा, उस नौयत का देखा जाएगा, तो फिर उसको सजा मिलेगी ना। सारी चीजें तो सिस्टम एक बना हुआ है ना, उस सिस्टम पे चलना पड़ता है ना। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा इसमें तजाद है, देखिए 19-20 हर जगह होता है। जी। लेकिन हम ओपनली किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते। जजेस है, जुडिशरी है, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। देखें, अगर ऐसा कोई भी जज नहीं होता कि कातिल खड़ा हुआ है और उसको फौरन रिलीज कर दे। 19-20 खड़ा नहीं होता। सर देखिए, गवाह नहीं होते, इसमें जज का तो कसूर नहीं है। बिल्कुल, उसका जो काम है वो उस काम को देखेगा ना। क्योंकि अगर कोई फैसला है तो फैसला 10 जगह पे चैलेंज भी हो जाता है। तो ऐसी बात हमें मेरे ख्याल से किसी पे सबूत के साथ इल्जाम तराशी पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के बड़े नेगेटिव फैक्टर्स हो जाते हैं और ख़ास तौर पे मीडिया पे अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें देखें, बात ये है कि जजेस का अपना रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ उसकी क्वांटिटी बहुत, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। अच्छा, वो वॉल्यूम ऐसा बढ़ गया है कि जिसको आपको पता ही नहीं है वो कहाँ से आया है, कहाँ चला गया। सिर्फ एक काम अगर आप कराची में हमारी गवर्नमेंट कर ले, अच्छा, इससे सिर्फ मुझे आपको फ़ायदा नहीं, हमारी सिंध की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। अपने जो सूबों के बॉर्डर्स हैं ना, जैसे एंट्री एग्जिट पंजाब से कोई आ रहा है तो एक बॉर्डर बने हुए हैं, वहाँ पे आप एक सिक्योरिटी चेक रख लें। जो इन आउट कर रहा है उसका शनाख्ती कार्ड बस आप ले लें, नादरा से आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती है। आपके जितने टोल से जो गुजर रहा है उसकी आप डिटेल रखें, आप देखें 80% क्राइम खत्म हो जाएंगे। आप यहाँ लोग वेपन बहुत आम हो गया है। आप बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आप एक अनाउंसमेंट करें कि हर आदमी लाइसेंस का असला रख सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा, आधा क्राइम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, आधा क्राइम खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ मसला क्या है, अभी हम अगर लाइसेंस का असला लेके घूमें तो अपने पुलिस वाले कहेंगे वो भाई ये तो नकली लाइसेंस है, ये तो असला हुआ है, तो आदमी डर के नहीं यूज़ करता। तो जब आप ये एक्सेस करेंगे तो कुछ ऐसे हमारे एरियाज हैं जहाँ पे हर आदमी लेके घूमता है, तो वहाँ क्राइम रेट 0 है। या तो आप वो एक्सेस दें आम आदमी को भी कि एनी भी पिस्टल लेके घूम रही है तो कोई एनी के पास भी नहीं आएगा, या तो आप वो एक्सेस दें कि इसको डी वेपनाइज कर दें, और उससे जो आपका असला आने का सोर्स है, आप असले को खत्म तो बाद में करें, पहले उस सोर्स को खत्म करें कि आ कहाँ से रहे। ठीक है जी, अब सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।